डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोड 6508 और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। और हम जहाँ से हमने अपनी वीडियो लेक्चर नंबर 3 पे ख़त्म की थी, वहीं उसी पेज से पेज नंबर 20 से हम अपने जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो टेक्स्ट बुक है, जो कंटेंट है, उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। और उसी के अंदर से हम जो है ना वो अपने व्यूवर्स को और अपने लिसनर्स को उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी। अच्छा जी, कीप स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स इन माइंड। अच्छा, ये बात हमने जहन में रखनी है डियर स्टूडेंट्स के जो लर्नर है वो सेंटर है, टीचर सेंटर नहीं है, लर्नर सेंटर है। और जो बुक्स या कंटेंट बनाया जाता है वो भी लर्नर सेंटर होता है, और जो टीचर्स होते हैं उनको भी वो जो सेंटर होता है, यानी हमने टीचर्स और जो बुक्स और जो कंटेंट होता है ये दोनों लर्नर्स के लिए ही होते हैं। उन्हीं को उन्होंने इक्विप्ड करना होता है विद बेस्ट पॉसिबल नॉलेज। तो कंटेंट जो या इन द फॉर्म ऑफ बुक्स या ये सारे चैप्टर्स और ये सारी चीज़ें जो क्रिएट की जाती हैं, सिलेबस क्रिएट किया जाता है, कोर्स मुरतब किया जाता है, वो लर्नर्स को, उनकी मेंटालिटी को, उनकी एज को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी मेंटल ग्रोथ को ज़हन में रख के, सामने रख के बनाया जाता है। और टीचर्स जो होते हैं वो भी डेफिनेटली उसी हिसाब से उस कंटेंट को डिलीवर करते हैं, और स्टूडेंट्स की जो नीड्स होती हैं वो उनको ज़हन में रखते हैं। अच्छा, अब एक नीड स्टूडेंट की तो ये है, जिस तरह ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको हाईलाइट करता जाता हूँ कि लर्नर्स एकेडमिक्स एंड इमोशनल नीड्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। दो नीड्स जहन में रखनी है। एक तो उसने इम्तिहान पास करना है जी, उसको जहन में रखना है कि उसने उस हिसाब से अपना वो इम्तिहान क्लियर कर ले। दूसरा, उसको लाइफ के लिए भी तैयार करना है टीचर ने ताकि उसको आने वाले वक्त के अंदर उस स्टूडेंट को उसमें फ़ायदा हो और अपनी उस लैंग्वेज को यूज़ कर सके जो वो स्किल ले रहा है। Evaluating the materials to identify blockages and difficult units would be the first step to deal with। तो जहाँ जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है चैप्टर्स के अंदर, यूनिट्स के अंदर, तो वो जो टीचर होगा डेफिनेटली वो उसको डील करेगा। इसके बाद वो कहता है जी कि above all the material have to be evaluated to find out if the learners can relate to it। तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल जो है जो बुक्स के अंदर, बुक्स की फॉर्म में है, या टीचर अपनी तरफ से कुछ मटेरियल जो ऐड कर रहा है, क्या वो लर्नर्स के साथ उसके रिलेशन है, उसको क्या फ़ायदा दे सकता है, उसके रिलेटिव है, तो उसको उसमें ऐड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्नर। 3 चीज़ें यहाँ पे इसने जिक्र की हैं कि एक तो लैंग्वेज जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, और इसके अंदर आपकी पेडागोजी आ जाएगी। पेडागोजी क्या है? वे ऑफ टीचिंग हो जाएगा, मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद लर्निंग प्रोसेस है, तो उस हिसाब से आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो जिससे लर्नर की जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बेहतर हो सके, इफ़ेक्टिव हो सके, और वो लैंग्वेज दोनों हिसाब से, रिटन फॉर्म के अंदर और स्पोकन जो फॉर्म के अंदर, वो उसको बेहतर तरीके से उसको यूज़ कर सके। 2 तरीके से, 2 फॉर्म के अंदर। एक तो इसको इम्तिहान में पास करने के लिए डेफिनेटली, प्लस को वो उसको अपनी लाइफ के अंदर कैरियर बिल्डअप करने के लिए, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो रिलेशन उसका वो इसमें देखेगा। तो इसके अंदर ये चीज़ आपकी आ रही है। तो सोशो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द डिस्कोर्स, यहाँ पे लफ्ज़ एक डिस्कोर्स आया है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डिस्कोर्स आपको इसमें ये एक नया वर्ड हमारे सामने आ रहा है। तो ये डिस्कोर्स का मतलब ये होता है कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके आप जब कम्युनिकेट करते हो दूसरे से, यानी यूज़ ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज़ कॉल्ड डिस्कोर्स। तो इट मीन्स कि डिस्कशन, टॉकिंग, तो इसको रिटन फॉर्म के अंदर भी हो सकता है और स्पीकिंग फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। तो इस चीज़ के अंदर भी हमें इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर नीचे जो मेन चीज़ इसके अंदर वो आ रही है, ये है कि इन शॉर्ट इफ़ वी लुक एट द प्रिंसिपल्स विच नीड टू बी फॉलोड इन प्रैक्टिस फॉर इफ़ेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग वी कैन से। अच्छा, हमने इफ़ेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग का जो ये असूल है, इसको अगर हमने देखना है, उसमें लर्नर की ज़रूरत को देखना है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। नंबर 1 ये है कि गिवन द कम्युनिकेटिव नेचर of the language, its structure and lexicon should be presented in context. Further, the special attention should be paid to the discourse features of the language.
अच्छा, टीचर्स विल हैव टू टेक स्पेशल नोट ऑफ हाउ लैंग्वेज आइटम्स हैव बीन सिलेक्टेड, प्रेजेंटेड एंड रिसाइकल्ड टू सूट लर्नर्स नीड। तो ये नंबर 1 ये है इफेक्टिव लर्निंग के अंदर, लैंग्वेज लर्निंग के अंदर, कि ये जो मैंने हाईलाइट किया ना डिस्कोर्स फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के डिस्कोर्स फीचर्स क्या हो सकते हैं, यानी अगर रिटर्न फॉर्म के अंदर तो अगर होगा तो उसके अंदर तो आपका जो सारी ग्रामर है या जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, रूल्स आ जाते हैं, टेंसेस आ जाते हैं, इस चीज़ को वो फॉलो करेगा। लेकिन जब उसको स्पीकिंग फॉर्म के अंदर वो लेके आएगा, स्पोकन फॉर्म के अंदर लेके आएगा, तो वहाँ पे इंटोनेशन आएगा, प्रोनाउंसिएशन आएगा, टोन उसकी आएगी, उसके जेस्चर्स आएंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल फिर होती चली जाएंगी। तो इस चीज़ के हिसाब से वो कहता है कि इफ़ेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग के अंदर आपको जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रिंसिपल को ज़हन में रखना है कि आपका जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन के तौर पे टूल, द लैंग्वेज शुड हेल्प शुड वर्क एज अ टूल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। अब वो कम्युनिकेशन 2 तरीक़ों से हो सकती है, रिटर्न फॉर्म के अंदर भी हो सकती है और वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो दोनों तरीक़ों से लैंग्वेज का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज के हिसाब से, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप स्पीकिंग फॉर्म के अंदर लेके आते हैं तो उसके अंदर टोन आता है, उसके अंदर आपका जो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली आता ही है कि आपको टेंसेस का इस्तेमाल करके ही बोल रहे होते हैं। तो रिटन फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर पूरा आ जाता है, और जो स्पीकिंग फॉर्म के अंदर साथ स्ट्रक्चर के साथ साथ, ये नहीं कि एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके जो टोन है या जेस्चर्स हैं या आपके जो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी आ जाती हैं। आपका प्रोनाउंसिएशन, हाउ यू प्रोनाउंस सर्टेन वर्ड्स, इंटोनेशन, टोन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसको ज़हन में रखना है। नंबर 2 पे है कि एक्सेप्टिंग दैट लर्नर्स आर यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड दैट डायरेक्ट टीचिंग डज नॉट हैव अ one-to-one relationship with learners, they should be shown how to use different learner strategies for learning strategy for effective learning। तो नंबर 2 पे वो कहता है जी, accepting that learners use different strategies, ये बात ज़हन में रखनी है कि जो लर्नर्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ेकार इस्तेमाल करें। चाहे वो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है कि वो जो टीचर्स डायरेक्ट क्वेश्चन करें और जो स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं वो डायरेक्ट उसके अंदर जवाब दें उसी लैंग्वेज के अंदर। तो एक तो तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा वो ये कहता है कि दे शुड बी शोन हाउ टू यूज़ डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटजीज़ फॉर इफेक्टिव लर्निंग। तो इफेक्टिव लर्निंग के लिए उन्हें ये भी ज़ाहिर करना चाहिए कि किस तरीके से वो मुख्तलिफ लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप उसमें स्पीकिंग करनी है तो डेफिनेटली उसकी लिसनिंग बेहतर करेंगे, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस सिखाएँगे, सुनाएँगे उसको कि हाउ द वर्ड्स आर प्रोनाउंस, हाउ सर्टन वर्ड्स आर प्रोनाउंस, हिज ईयर्स should hear the correct pronunciation of certain words। तो इस चीज़ के हिसाब से and how he speaks those words, तो इस हिसाब से वो सारी चीज़ें उसको देखेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेप्टिंग दैट लर्नर्स आर एट द सेंटर ऑफ द स्टेज ऑफ द एजुकेशनल सीन, their active participation should be sought, challenging and developing their cognitive and interpersonal skills and training them for the independent learning। तो इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की टीचर जो होता है वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकता है जिसके अंदर फुली पार्टिसिपेशन होगी लर्नर की। उसको मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं या 2 ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, और ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको एक असाइनमेंट दी जाती है, एक उसको टॉपिक दिया जा सकता है स्टूडेंट्स को, उसके अंदर उस टॉपिक के ऊपर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके अंदर से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, और फिर एक ग्रुप को क्वेश्चन क्रिएट करने में और दूसरे उस क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प की जा सकती है। और इस तरीके से उनकी जो एक लैंग्वेज का जो एक चैलेंज है उसको compete किया जा सकता है, उसके अंदर क्रिएशन की जा सकती है, और उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और उनकी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं उनको एनहेंस किया जा सकता है। Accepting that the input given through the course book is only one source of learning and the teacher should make an effort to expose learners to more varieties of languages which correspond to their daily needs। तो यहाँ पे वो एक सजेशन दे रहा है टीचर्स को कि सिर्फ आपने एक कोर्स बुक जो आप मुरतब कर दी गई है, ये गाइडलाइन है। ये सिर्फ ये नहीं है कि कोर्स बुक के अंदर जो चीज़ आ गई आपने सिर्फ वही बच्चों को तैयार करवानी है, बल्कि आपने उस कोर्स बुक
से आपने एक एनालिसिस करके, एक रीडिंग बिटवीन द लाइन करके आपने ये देखना है कि वो कोर्स बुक मुरतब क्यों की गई है, उसके अंदर क्या कैसी कैसी चीज़ें डाली गई हैं, और वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जाम्पल डिवाइस डिराइव करके वो स्टूडेंट्स को दे सकता है, लर्नर्स को दे सकता है, जिससे लैंग्वेज की जो कॉम्प्रिहेंशन है वो मज़ीद बेहतर हो सके। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ये चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। अब बात हमारे सामने आ रही है बाइलिंगुअलिज्म की। तो बाइलिंगुअलिज्म डियर स्टूडेंट्स बड़ा ही प्यारा सा एक चैप्टर सा है या एक टॉपिक है। तो दो मुख्तलिफ़ ज़बानों को मैस्ट्री के साथ बोलना बाइलिंगुअलिज्म है। सिर्फ दो ज़बानें बोलना बाइलिंगुअलिज्म नहीं है, बल्कि उस दोनों ज़बानों को एट ए टाइम बोला जाना मैस्ट्री के साथ, फ्लुएंसी के साथ, ये बाइलिंगुअलिज्म है। अच्छा, अब पर्सन बाइलिंगुअलिज्म के अंदर यहाँ पे एक बात आ रही है L1 की, ये मैं आपके सामने ले रहा हूँ। टू यूज़ L1, ये हमारी मदर टंग है, हमारी नेटिव लैंग्वेज है, और फॉरेन लैंग्वेज जो हमारी है वो हमारे लिए L2 बनेगी। और अगर L2 है तो वो हमारी सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, जिस तरह जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू भी हो सकती है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो पश्तो, पंजाबी या सराइकी, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो ज़बानें हैं हमारी, उसको हम L1 के अंदर लेके आ जाएंगे, और जो L2 होगी वो हमारी सेकंड लैंग्वेज होगी, जिसके अंदर हम इसको इंग्लिश के अंदर ला सकते हैं कि ये जो इंग्लिश है ये हमारी फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी, और इसको सेकंड लैंग्वेज या L2 भी कहा जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि फर्स्ट लैंग्वेज इज़ द चाइल्ड्स बेसिक लैंग्वेज, ज़हन में रख लीजिए। फॉर द चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज इज़ द बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड अचीवमेंट एंड फुलमेंट। द फर्स्ट लैंग्वेज इज़ इंटीमेटली लिंक्ड विद द चाइल्ड्स biological, psychological and social fulfillment, and these were the purpose for which the language is acquired primarily। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। ये आपके सामने L1 आ रहा है। L1 is the part of child's built-in personality, but almost all foreign language teaching trends of the structuralist school have been keeping out of the classroom. In keeping out the first language, we have deprived the learners L2 a large bulk of his dynamism and made him artificiality silent when his very personality surged with the enthusiasm to know and speak in a language which is all part of him। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा अगर आप गौर से इसको आप मुताला में इसको कर लेते हैं कि L1 इज़ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स बिल्ट इन पर्सनैलिटी। अच्छा, अब उसने L1 यानी वो उसकी जो मदर टंग है उसी के अंदर उसने उस बच्चे ने वो लफ्ज़ जब दुनिया में आया, उसने मुख्तलिफ़ किस्म के लफ्ज़ सुने। वो जो लैंग्वेज उसने सुनी, जब 2-3 साल का बच्चा हुआ तो उसने वही लैंग्वेज बोलनी शुरू की। अगर वो पश्तो का था तो वो पश्तो लैंग्वेज उसने बोलनी शुरू की। अगर वो उर्दू उसने लफ्ज़ सुनने शुरू किए, 2-2.5 साल वो उर्दू सुनता रहा तो वो उर्दू की लैंग्वेज बोलेगा, और अगर वो इंग्लिश के वर्ड सुनता रहा तो वो इंग्लिश की लैंग्वेज बोलेगा। तो यही इसी तरीके से उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है उसी ज़बान के अंदर। बट अब वो कहता है कि L1 इज़ द पार्ट ऑफ चाइल्ड्स बिल्ड इन पर्सनैलिटी, बट आलमोस्ट ऑल फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग ट्रेंड्स ऑफ द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल have been keeping out of the classroom। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है कि जितने भी फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग ट्रेंड्स हैं ऑफ द स्ट्रक्चरलिस्ट, यानी हर स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल को, मतलब ये यूँ उसको लिया जा सकता है कि हर लैंग्वेज का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो लैंग्वेज जो होती है वो सिखाई जाती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि इन कीपिंग आउट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज have deprived the L2 of the large bulk of its dynamism। तो इसके अंदर जब यानी वो ये कह रहा है कि जब आप L1 पढ़ा के बच्चों को ला रहे हैं इस स्कूल के अंदर, और वहाँ से उसको आप L2 की तरफ लेके कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो इसके अंदर वो कहता है कि उसकी जो नेचुरल एक फ्लुएंसी है या नेचुरल लर्निंग की या लैंग्वेज लर्निंग की जो नेचुरल जो प्रोसेस है वो इससे हैम्पर होता है, उसके अंदर रुकावट आती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि येट वी कैन गो सो फार एज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन परमिटिंग L2 learners employ the L1 with all the methodological precaution permits the teacher bring the harnessed horse of the mother tongue into the classroom with a view to utilizing the powerful sources of
टीचिंग ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पे वो कहता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, याद रखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तकरीबन 1840 के अंदर शुरू हुई ये, और ये शुरू क्यों की गई, लैटिन लैंग्वेज सिखाने के लिए और ग्रीक लैंग्वेज सिखाने के लिए ये मुख्तलिफ़ मुल्कों ने ये शुरू किया ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसके अंदर हम कहते हैं कि मदर टंग को यूज़ करके वो फॉरेन लैंग्वेज को, जिसको हम कहते हैं कि L2 सिखाई जाती थी। जिस तरह हमारे इंग्लिश सिखाया, हमारे मुल्क के अंदर जो L2 है वो हमारी इंग्लिश है, और हम जब इसको सिखाते हैं तो ज़्यादातर जो हमारे टीचर्स होते हैं वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ग्रामर का स्ट्रक्चर बताया जाता है, टेंसेस बताए जाते हैं, और ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं। फिर उनकी मीनिंग्स बताए जाते हैं अपनी मदर टंग के अंदर, अपनी नेशनल लैंग्वेज के अंदर, और फिर यहाँ से कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश के अंदर दोबारा उसको स्टूडेंट्स को कहा जाता है। तो ये इसके अंदर वो कहता है कि जो हार्नेस्ड हॉर्स, आई मीन के टीचर होता है, वो ज़बरदस्त उसको मेहनत करनी पड़ती है उसको कन्वर्ट करवाने में। अब ये लफ्ज़ जो हार्नेस्ड हॉर्स है वो क्यों लगाया गया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज सीखना एक नेचुरल प्रोसेस क्या है कि कान वही लफ्ज़ सुने और वही ज़बान उसकी अदा करे। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि जब हमारे कान 2-3 साल, 4 साल, 5 साल एक ही ज़बान सुनते हैं अपने घरों के अंदर, अपने महलों के अंदर, अपने अड़ोस पड़ोस, इधर उधर सब, तो जब वो बच्चा जब लैंग्वेज की तरफ आता है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, L2 की तरफ आता है, तो फिर वो जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो उसके अंदर एक रुकावट आती है। तो उसको, क्योंकि वही लफ्ज़ उसको L2 के ज़्यादा सुनने को नहीं मिलते, तो इतने ज़्यादा वो बोल नहीं पाता। तो इस हिसाब से वो कहते हैं कि ये टीचर्स के लिए इसके अंदर एक मुश्किल टास्क आ जाता है। तो इसके अंदर ये नीचे अगर आप आ जाएं कि वन ऑफ द ऑन गोइंग डिबेट अमंग द लैंग्वेज टीचर इज़ दैट द वेदर, ये आप देख लीजिए, वेदर आर नॉट टू यूज़ द स्टूडेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज इन फॉरेन लैंग्वेज L2 क्लासरूम और लर्निंग एनवायरनमेंट, कि क्या इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे लेना चाहिए या इसको कंटेंट के तौर पे लेना चाहिए। तो ये आपके सामने ये चीज़ आ रही है कि वन ऑफ द ऑन गोइंग डिबेट, ये एक डिबेट हो रही है हमारे, अक्सर ये होता रहता है कि आया कि हम अपने क्लासरूम के अंदर अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को यूज़ करें फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए, या हम फॉरेन लैंग्वेज को यूज़ करें फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए। जनरली फ्यू इंस्ट्रक्टर्स फील दैट प्राइमरी language of the instruction should be the L1. However, there seems to be a wide range of opinions on the degree of L1 use. तो वो कहते हैं ज़्यादातर आप अपनी L1 को यूज़ करके बेशक अपनी लैंग्वेज सिखाएं, दूसरी फॉरेन लैंग्वेज सिखाएं, तो मदर टंग के अंदर यानी आपको ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा और वो उसके अंदर मीनिंग्स वगैरह दे के आप लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो वन एंड ऑफ दिस स्पेक्ट्रम फेवर्स बैनिंग द L1 फ्रॉम द क्लासरूम टोटली। अब इसमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं कि जब आपने एक लैंग्वेज इंग्लिश सपोज सिखानी है तो क्लासरूम के अंदर आप बैन कर दें कि आपने मदर टंग का इस्तेमाल, वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये भी कुछ लोग हैं या एक ग्रुप है ख़ास, मकतबा फ़िक्र है जो इसके ऊपर भी जो है ना वो बात करता है कि आपको इस तरीके से आप यूज़ करें कि सिर्फ जब आप क्लासरूम के अंदर एक इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है तो फिर नो उर्दू वर्ड और नो एनी अदर पंजाबी वर्ड और एनी अदर लैंग्वेज दैट इज़ बीइंग used in the houses or in the streets or any other place. Only targeted language should be used in the class and these other languages should be prohibited. तो एक ग्रुप ये कहता है, दूसरा ग्रुप ये कहता है कि जी L1 को इस्तेमाल करके आप ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करके आप L2 को सिखाना जो है ना शुरू करें या सिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी पेज 23 तक अपने आप को महदूद रखते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जाके अपनी वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो के अंदर एक लेंथ वीडियो बन रही है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ से हम 24 पेज से यहाँ से आगे शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ये हमारा जो कोर्स है वो आगे चल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच।